Hello everyone, Ram Ram Saryan. So this is CACS Sparsh Jodani this side, and here we are with our IBC Super Revision Part 2 that is going to be on your PPIRP and Fast Track CIRP. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा चांसेस हैं आने के एंड इफ यू हैवंट वॉच द फर्स्ट पार्ट मैं लिंक दे देता हूँ, प्लीज गो वॉच इट। काफी अच्छे तरीके से हमने उसमें सीआईआरपी एंड लिक्विडेशन का प्रोसेस कवर किया है। सो अब अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो लेट्स बिगिन विद द सेकंड पार्ट, दैट इज योर पीपीआईआरपी, दैट मींस द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। एज द नेम गोज, यहाँ पे ऑलरेडी कॉर्पोरेट डेटर को एक बेस रेजोल्यूशन प्लान देना पड़ता है जिससे उसकी रिजोल्यूशन की प्रोसेस थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। ये लाया गया था खास करके फॉर एमएसएमई, दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनको कोविड के कारण शायद काफी ज्यादा हिट हुए थे। तो उनके जो फाइनेंशियल स्ट्रेस को, बर्डन को कम करने के लिए पीपीआईआरपी को लाया गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है? दैट इज योर पेज रिजोल्यूशन प्लान, मीन्स अ रिजोल्यूशन प्लान प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। जिसने डिफॉल्ट किया है वही प्लान देगा, मतलब जिसने बीमारी दी है वही मर्ज भी देगा। तो वो प्रोवाइड करता है अंडर सेक्शन 54 ए सबसेक्शन 4 क्लॉज सी। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मतलब जो सीडी इंफॉर्मेशन देता है, मेमोरेंडम सबमिटेड बाय सीडी, जहां पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, डिफॉल्ट की पोजीशन, सब चीजें रहती है उसमें। दैट इज योर, हम आगे भी इस पे ऊपर डिस्कस करेंगे। दैट इज योर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। उसके बाद प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी डेट, दैट इज योर इनिशिएटिंग डेट फॉर पीपीआईआरपी। मतलब जिस दिन एनसीएलटी या जैसे मैं बोलूं डबल ए, दैट इज योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जिस दिन आपका एप्लीकेशन एडमिट किया, उसको हम बोलते हैं योर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी डेट। अब किस किस सीडी के ऊपर ये पीआईआरपी एप्लीकेबल है? तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? पहला तो ये किसके लिए बनाया गया था? एमएसएमई रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। सॉरी, सिर्फ जो एमएसएमईज है उनके लिए ही ये लाया गया था, उनकी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने। हम्म, अब देखिए, अब इसमें भी जो सेक्शन 4 में याद है हमने डिफॉल्ट पढ़े थे, तो जो पीपीआईआरपी में जो सीडी डिफॉल्ट कमिट करता है और कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी है तो ही वो पीपीआईआरपी में आएंगे। जैसे इट हैज नॉट अंडरगोन पीपीआईआरपी और कंप्लीटेड सीआईआरपी 3 years प्रीसीडिंग द इनिशिएटिंग डेट। 3 years प्रीसीडिंग द इनिशिएट, जिस दिन से आपका पीपीआईआरपी का इनिशिएशन होता है, मतलब जिस दिन से आपका एप्लीकेशन एडमिट होता है, उसके प्रीसीडिंग 3 years से आपने या तो सीआईआरपी की प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना चाहिए या फिर पीपीआईआरपी में नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर सीधी सीधी बात है ना, अगर आप 3 साल पहले भी पीपीआईआरपी में गए थे या सीआरपी खत्म किया था, वापस से आप, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी में फॉल्ट है कि बार बार ये सिचुएशन आ रही है इंसॉल्वेंसी की, तो इसलिए वो नॉर्मल आप फिर सीआरपी में जाइए, पीपीआईआरपी में नहीं आ सकते। उसके बाद जो एज ऑफ नाउ अंडर गोइंग है सीआईआरपी में, जिसका खुद अभी सीआईआरपी चल रहा है, तो उसको आप पीपीआईआरपी में नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद नो ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन इज पास्ड, अगर जिसके अगेंस्ट में भैया लिक्विडेशन का ऑर्डर ही पास हो गया है, वो कहां से करेगा? जब अब पछतावत होए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब पूरा खेल ही खत्म हो गया है, तो अब भैया आप पीपीआईआरपी में क्यों आ रहे हो? अब जब लिक्विडेशन हो गया है तो खत्म करो। और जो हमने एलिजिबिलिटी पढ़ी थी, आपको याद है सेक्शन 29 ए में, हु इज एलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान, बस वो एलिजिबिलिटी यहाँ पे ध्यान रखनी कि जो भी पीपीआईआरपी को अप्लाई कर रहा है पीपीआईआरपी के लिए, वो एलिजिबल है एज अ रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने के लिए अंडर सेक्शन 29 ए। ठीक है। अब जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है कॉर्पोरेट डेटर के, नॉट बीइंग रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं वो डेफिनेशन मैंने आपको रीड करने बोली है। अभी भी अगर आपने रीड कर नहीं किए तो पहले जाइए मॉड्यूल में, रिलेटेड पार्टी की आप डेफिनेशन रीड कीजिए। ठीक है। हैव प्रपोज द नेम ऑफ द आईपी टू बी अपॉइंटेड एज आरपी। अब देखो, यहाँ पे ना ये आईआरपी वाला सीन ही नहीं होता है, दैट इज योर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो वहां पे होता है ना, यहाँ पे ये सीन नहीं, सीधा क्या पॉइंट होता है? आरपी, दैट इज योर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर कंडक्टिंग पीपीआरपी एंड एफसी रिप्रेजेंटिंग नॉट 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 लेस देन, मतलब एटलीस्ट आपके 66% इन वैल्यू। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो जिसको प्रपोज करेंगे वही आपका क्या बनेगा? आरपी बनेगा।
और अगर एफसी ऐसे नहीं है आपके, अगर एफसी नहीं है या सारे एफसी रिलेटेड पार्टीज है, तो जैसा बोर्ड स्पेसिफाई करेगा वैसे करेगा। ठीक है। उसके बाद इफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ऑफ सीडी हैव मेड अ डिक्लेरेशन, क्या देना है उनको? डिक्लेरेशन देना है। क्या क्या रहेगा उसमें? दैट सीडी शेल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी विद इन अ डेफिनेट टाइम फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 90 डेज। 90 डेज के अंदर अंदर हम पीपीआईआरपी के लिए फाइल कर देंगे, जब ये सब प्रोसेस चलती रहेगी। उसके बाद पीपीआईआरपी इज नॉट बीइंग इनिशिएट टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। कोई पर्सन को डिफ्रॉड करने के लिए हम पीपीआईआरपी इनिशिएट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ही बेस रिजोल्यूशन प्लान दोगे। अगर किसी को डिफ्रॉड कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप कोई डिफ्रॉड, तो उनको डिक्लेरेशन में बताना है कि हम कोई पर्सन को डिफ्रॉड करने के लिए पीपीआईआरपी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। The name of the IP proposed and approved to be appointed as RP under clause E। जो भी पर्सन है, देखो जैसे मैं बताया, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना है वो आईपी के लिए, बट नेम ऑफ प्रपोज एंड अप्रूव्ड, मतलब मैंने प्रपोज किया और वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने जो अप्रूव किया है, वो आपको यहाँ डिक्लेरेशन में बताना है कि हाँ भैया, एटलीस्ट 66% से वो अप्रूव हुआ था, उसके बाद ही वो आरपी अपॉइंट हुआ है। ठीक है। और क्या कंडीशन है? द मेंबर्स ऑफ द सीडी हैव पास्ड अ स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन आपका पास होना चाहिए। आप सबको पता है स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है। या फिर अगर आपकी एलएलपी है तो वहां पे क्या, एटलीस्ट 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स, 3/4 of the number of partners, as the case may be, have passed the resolution approving the filing of an application initiating PPI। समझ गए? स्पेशल रिजोल्यूशन, और अगर एलएलपी का केस है तो 3/4 ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद CD shall obtain approval of its FC at least 66%। यहाँ पे भी कंडीशन है, एटलीस्ट 66% का फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अप्रूवल रहना चाहिए फॉर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन इनिशिएटिंग पीपीआईआरपी, प्रोवाइडेड दैट इफ नो एफसी, अगर वैसा कोई एफसी नहीं है तो फिर क्या, एज में भी प्रिस्क्राइब। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है तो जिसका खुदा होता है, एज में भी प्रिस्क्राइब। ठीक है। Prior to seeking the approval from FC as mentioned above, the CD shall provide FC। अब देखो भी आप उसका अप्रूवल ले रहे हो, कुछ आपको जानकारी देनी पड़ेगी ना उसको। सीधा सीधा अपना अप्रूवल थोड़ी दे देगा, वो जानकारी तो लेगा ना भी। तो जानकारी में उसको क्या क्या देना है? जो डिक्लेरेशन हमने ऊपर बताया था, किसका किसका, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या फिर पार्टनर्स का। अब उसके अलावा स्पेशल रिजोल्यूशन जो हमने पास किया है, और जो मैंने आपको बताया था कि बेस रिजोल्यूशन प्लान तो सीडी को देना है ना, तो वो पहले आप अप्रूवल के पहले उनको बताओगे ना कि ये हमारा बेस रेजोल्यूशन प्लान है, इसके हिसाब से हम पीपीआईआरपी में जाने वाले, तभी तो अप्रूवल देंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन जो जरूरी होगी, जो भी जरूरी होगी, उस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको दो। अब डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C एंड 719। अब क्या हुआ है ना, अगर दोनों या बहुत मतलब एक केस ऐसा आ जाएगा, अभी जो हम आगे सिचुएशन देखेंगे, जहां पे आपके पीपीआईआरपी और सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, तो वहां पे किसको ज्यादा मतलब किसके लिए ए पहले अप्रूवल देगा, तो वो हमें यहाँ पढ़ना है। तो पहला केस क्या है? एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C, दैट इज योर पीपीआईआरपी, वो ऑलरेडी पेंडिंग है। और उसके बाद आपने 7 9 10, 7 यानी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, 9 यानी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, 10 यानी खुद कॉर्पोरेट डेटर, अगर उसके बाद अगर फाइल करते हैं तो फिर किसको पहले मिलेगा? 54C, दैट इज योर, तो वहां पे पीपीआईआरपी का एप्लीकेशन पहले कंसिडर किया जाएगा। समझ गए पहला केस? दूसरा केस ये है कि पहले ये वाले केसेस पेंडिंग है, आपने एनसीएलटी को भेज दिया है, बट उसके 14 डेज के अंदर, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे खेल ही 14 डेज का है। अगर 14 डेज के अंदर आपने पीपीआईआरपी फाइल कर दिया है, तो वहां पे एनसीएलटी पहले पीपीआईआरपी का जो आपका एप्लीकेशन है उसको हैंडल करेगा, प्रेफरेंस देगा 14 डेज के अंदर। बट अगर 14 डेज के बाद फाइल किया है, तो पहले भी आपका 7 9 10 का देखेगा, उसके बाद फिर पीपीआईआरपी का देखेगा। समझ गए? क्लियर है? अब एक बात बताओ कि ऐसा क्यों सर, 14 डेज वाला क्यों? आप लोग को याद है कि एनसीएलटी को कितने दिन में अप्रूवल देना पड़ता है सीआईआरपी का, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है? 14 डेज में। तो इसीलिए यहाँ पे वो 14 डेज की कंडीशन, ठीक है। बट ये सिंपल सी बात है, जब ये ऑर्डिनेंस जिस दिन से आया था,
तब अगर कोई पेंडिंग थे तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अगर कुछ अगर फाइल हुए तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। सिंपल सी बात। 75 हार्ड। चलो, अब आरपी की क्या क्या ड्यूटीज है, दैट इज योर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या क्या ड्यूटीज है बिफोर इनिशिएशन ऑफ पीपीआरपी। पीपीआरपी इनिशिएट करने के पहले उसकी क्या ड्यूटीज है। आईपी शेल हैविंग द फॉलोइंग ड्यूटीज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल टू एक्ट एज आरपी। जिस दिन उसको आरपी एक्ट करने का अप्रूवल मिल जाता है, अभी भी पर एप्लीकेशन ए के पास नहीं गया है बट वो आरपी बन चुका है, तो वहां पे क्या, प्रिपेयर अ रिपोर्ट कंफर्मिंग वेयर सीडी मीट्स द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 54A। जो हमने ऊपर देखे थे सारी वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है क्या, सीडी उसकी रिपोर्ट बनाएगा, सारे चेक पॉइंट्स बनाएगा कि हाँ ये फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है, 66% का है, मेंबर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन है, 3/4 इन नंबर्स का पार्टनर्स का रिजोल्यूशन है, तो वो सारी चीजें अच्छे से फॉलो हुई। उसके बाद फाइल सच रिपोर्ट एंड अदर डॉक्स विद द बोर्ड एज बी स्पेसिफाइड। किसके पास फाइल करेगा, बोर्ड के पास। किसके पास, बोर्ड के पास। एंड परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज में बी स्पेसिफाइड, एज में बी स्पेसिफाइड, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ आईपी एज अ शैल सीज, अगर उसकी जो भी ड्यूटीज है वहीं खत्म हो जाएगी। अगर सीडी फेल्स टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग पीपीआरपी विद इन टाइम एज स्टेटेड इन द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में याद है 90 डेज के अंदर करना रहता है, वो अगर नहीं कर पाता है तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, उसकी मतलब वहीं पे समझो उसको निकाल देंगे काम से, उसकी ड्यूटी सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। द एप्लीकेशन ऑफ फॉर इनिशिएटिंग पीपीआरपी इज एडमिटेड और रिजेक्टेड बाय एज द केस में भी। अगर एडमिट हो गया तो भी आप एज एन आर देखो वहां पे फिर आरपी का उतना ज्यादा काम नहीं रहता बिकॉज हम आगे पढ़ेंगे। और अगर रिजेक्ट हो गया तो बात ही वहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। अब fees payable to RB shall be determined and board in such manner as shall form part of PPRP cost। जैसे हमने देखा था लिक्विडेशन का, सीआरपी का, सब सीआरपी कॉस्ट लिक्विडेशन में कॉस्ट में जाता है, तो पीपीआर का भी किसमें जाएगा, योर पीपीआरपी, ठीक है। अब तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन टू इनिशिएट, यहाँ पे ना गलती से सीआरपी हो गया है, दिस इज योर पीपीआईआरपी, एप्लीकेशन टू इनिशिएट पीपीआईआरपी वेयर सीडी मीट्स द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 54A। जो हमने 54A की अभी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी बहुत सारी, द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट thereof may file an application with A for initiating PPIRP in prescribed manner। उसके साथ उसको क्या क्या देना है, अ डेक्लेरेशन, जो हमने देखा था वो डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स का, स्पेशल रिजोल्यूशन या रिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स, एंड अप्रूवल ऑफ एफसी जो एटलीस्ट 66% वाला अप्रूवल था फॉर इनिशिएटिंग पीपीआई। उसके बाद नेम एंड रिटर्न कंसेंट ऑफ द आईपी प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज आरपी। और जो हमने अभी देखा था कि उसकी रिपोर्ट रहती है कि क्या सारी वैसी फॉलो हुई है क्या, डिक्लेरेशन आया है क्या, सब चीजें फॉलो हुई है क्या, तो वो सब चीजें वो और उसकी रिपोर्ट, उसका नाम और कंसेंट, उसका नाम कंसेंट और उसकी रिपोर्ट। उसके बाद अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन। कोई अगर ऐसे ट्रांजेक्शन है जो गलत है या सही नहीं है, जो या इस पीपीआईआरपी के लिए नहीं होने चाहिए, वहां पे जो अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन होते हैं, तो एक डिक्लेरेशन है, बताना पड़ेगा कि क्या ऐसे ट्रांजेक्शन है या नहीं है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, क्या क्या चीज देनी है, डिक्लेरेशन देना है, स्पेशल रिजोल्यूशन, अप्रूवल जो आया है कि नहीं, फिर उसके बाद नेम, रिटर्न कंसेंट और उसका रिपोर्ट, उसके बाद एक डिक्लेरेशन ये अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन है या नहीं है, उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पे भी ए के पास कितने दिन मिलेंगे, 14 डेज मिलेंगे। क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट कर या रिजेक्ट कर। रिजेक्ट में भी अगर कोई ऐसा एरर है जिसको रेक्टिफाई कर सकते हैं तो उनको 7 डेज का समय दे, बोल उसको रेक्टिफाई करके आओ। सब वहीं पे जैसे सीआईआरपी में था वही सेम प्रोसेस हम पीपीआईआरपी में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 54D टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ पीपीआईआरपी। अब सीआईआरपी में कितनी थी, कितनी थी, 180 प्लस 9, मैक्सिमम 270 डेज। यहाँ पे कितनी है, 120 डेज। कितनी है, 120 days, ठीक है। आरपी शेल सबमिट रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय सीओसी 2A अंडर सेक्शन 54 के विद इन 90 डेज फ्रॉम दी पीपीआई। अब सर ये क्या है, आपने तो 120 डेज बोला, हाँ, तो 120 डेज में आपकी पूरी प्रोसेस खत्म हो जानी चाहिए, बट जिस दिन से इनिशिएशन है उसके 90 डेज के अंदर अंदर आपको रिजोल्यूशन प्लान सबमिट कर देना है, किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज योर एनसीएलटी। अगर 90 डेज के अंदर नहीं आता है तो आरपी शैल ऑन द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फाइल एन एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ पीआर पीपीआरबी। देखो
90 डेज के बाद क्या अप्लाई कर देगा, टर्मिनेशन। फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे सर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो या तो कंपनी को लिक्विडेट कर दो या फिर सीआईआरबी में चले जाओ। हर चीज में लिक्विडेट, अगर हर चीज में एक्सटेंशन मानने लग गए तो हो गई बात, फिर लोग एक्सटेंशन में ही जीने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन की बात ही नहीं है। उसके बाद मोराटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट, जो जो हमारा था, सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, मतलब हर चीज एकदम शांति बिल्कुल। तो वो यहाँ पे भी लग जाएगा बिल्कुल। द ए शैल ऑन द कमेंसमेंट डेट, जैसे हमने देखा था वो इनिशिएशन डेट, यहाँ पे भी वही कमेंसमेंट डेट, डिक्लेयर अ मोराटोरियम। सेक्शन 14 शैल मुटेटिस मुटांडिस, मतलब एज इट इज, जैसा सेक्शन 14 बोलता है वैसा यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद अपॉइंट आरपी एज नेम्ड इन द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हमने दिया था उसमें आरपी होगा, उसको करेंगे। अगर उसके खिलाफ, वही हमने देखे थे क्या, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। अगर पेंडिंग है तो हम क्या बोलेंगे, ए बोर्ड चल नाम दे। फिर वही वो 10 दिन में नाम देगा, वही सब करेगा, तो ऑन रिकमेंडेशन मेड बाय, दोनों केस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या देंगे हम, एक पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर द इनिशिएशन ऑफ पीपीआईआरपी टू बी मेड बाय आरपी इमीडिएटली आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। जैसे ही वो एज एन आरपी अपॉइंट हो जाता है तो वहां पे आपको पीपीआईआरपी का पब्लिक अनाउंसमेंट देना। और कब तक मोराटोरियम चलेगा, जब तक पीपीआईआरपी कम्स टू एन एंड, या क्या मतलब, या तो टर्मिनेशन नहीं हो जाता या फिर पीपीआईआरपी आपका अप्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, चलो, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ आरपी। आरपी की क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या पावर्स है, पहले हम देखेंगे कि ड्यूटीज क्या है। सेक्शन 54F में उसकी ड्यूटीज और पावर्स ये पहले हम देखेंगे। देखो पहला तो ये बात है, कौन कंडक्ट करेगा, पीपीआईआरपी, आरपी करेगा भैया, बाकी कोई इतना वेले है नहीं, आरपी है, आरपी करेगा। द आरपी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज, क्या करेगा, कंफर्म द लिस्ट ऑफ क्लेम सबमिटेड बाय सीडी अंडर सेक्शन 54G। जो लिस्ट ऑफ क्लेम्स देगा सीडी, उसको पहले कंफर्म करेगा कि क्या एक्चुअली में इतने क्लेम्स हैं या नहीं। उसके बाद constitute creditors committee of creditors and convene and attend all its meeting। सारी मीटिंग्स अटेंड करे, मतलब यानी कि पहले उनको सीओसी बनाएगा, उसके बाद उनकी मीटिंग्स कन्वीन कराएगा, कंडक्ट कराएगा, और वो अटेंड भी करेगा। उसके बाद इन्फॉर्म क्रेडिटर्स रिगार्डिंग देयर क्लेम्स, फिर सीडी ने जो क्लेम दिए हैं फिर वो क्रेडिटर्स को बताएगा कि भैया देखो आपके इतने क्लेम्स आ रहे हैं। फिर वहां से अगर उनको कुछ रिप्लाई आता है तो क्या करेगा, मेंटेन एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम। सीडी ने जो क्लेम दिए उसके बाद क्रेडिटर्स ने अगर कुछ उसका काउंटर क्लेम दिया है तो फिर वो सब रिकॉर्ड करके क्या करेगा, मेंटेन एंड अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम। फिर क्या बनाएगा वो, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। जो सीडी देता है पहले इंफॉर्मेशन, वही प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है। ठीक है, फाइल एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर चैप्टर ऑफ फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग अंडर चैप्टर 6। कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन है तो उनके लिए पहले अप्लाई करेगा कि उनका ट्रांजेक्शन को अवॉइड किया जाए, कौन से, फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। उसके बाद मॉनिटर करेगा मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, मॉनिटर। आगे एक पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा यहाँ मॉनिटर क्यों लिखा हुआ है। देखो लॉ में ना कोई भी चीज लिखते हैं ना तो उसके पीछे रीजन होता है, यहाँ मॉनिटर लिखा है ना तो उसके पीछे रीजन। सच अदर ड्यूटीज में एज, ये लाइन तो हर जगह लिखते हैं, आईबीसी में तो हर जगह सच अदर ड्यूटीज एज में भी स्पेसिफाइड, क्योंकि इतनी चीजें स्पेसिफाई करने की बची है। एज में भी स्पेसिफाइड, जो नहीं आए एक पॉइंट बढ़ाना है, सच अदर थिंग्स, सच अदर पॉइंट्स, सच अदर ड्यूटीज एज में भी स्पेसिफाइड, बात करते हैं। अब हमने क्या देखा, ड्यूटीज देखी, अब हम देखेंगे उसके पावर्स क्या क्या है। एक्सेस ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन सीडी के पास है वो एक्सेस कर सकता है। एक्सेस ई रिकॉर्ड्स ऑफ सीडी फ्रॉम द आईयू हैविंग फाइनेंशियल इन्फो ऑफ सीडी, जो सीडी के बैंक अकाउंट्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, वहां पे जो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी सीडी की वो अपन ले सकते हैं। एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड एंड अदर अवेलेबल विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज, स्टैट ऑडिटर्स, अकाउंटेंट, इनके पास भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। अटेंड मीटिंग ऑफ मेंबर्स, बोला था बीओडी की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, मेंबर्स की, सीओसी की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, डायरेक्टर्स की, पार्टनर्स की, सब। अकाउंटेंट्स अपॉइंट कर सकते हैं, लीगल अदर प्रोफेशनल इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। कलेक्ट ऑन इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू asset finances operation of CD for determining financial position of an existence of any avoidable transaction। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो अवॉइडेबल है अगर उनका एक्जिस्टेंस है तो वो चेक करने के लिए ये सब चीजें आप कर सकते हो। अब क्या क्या करोगे, वो चेक कैसे करोगे,
बिजनेस ऑपरेशन फॉर द प्रीवियस 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ आईसीडी। आईसीडी यानी दैट इज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, उसके 2 years पहले तक जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन थे वो एक बार चेक करोगे आप। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स फॉर द प्रीवियस 2 years, जो भी फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पेमेंट्स गई है पिछले 2 साल में आईसीडी के पहले, उनको आप एक बार चेक करोगे। लिस्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द इनिशिएशन डेट, इनिशिएशन डेट पे जो असेट्स एंड लायबिलिटी की लिस्ट है वो देखोगे। एंड हमारा फेवरेट, सच अदर मैटर्स एज में प्रिस्क्राइब, ठीक है। उसके बाद और क्या पावर है, रिक्वायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फर्निश इन्फो विद रिस्पेक्ट टू सीडी एज रिक्वायर्ड। जैसे उसको इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला, सपोज सीडी का कहीं बैंक अकाउंट है तो उसका जो फाइनेंशियल स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूशन है, सॉरी, वो बैंक हो गया, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन, अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग कंपनी है, वो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो उनके जो ब्रोकर्स रहेंगे उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप। पर्सनल टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू आरपी, जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो किसको असिस्टेंस देंगे, आरपी को देंगे, और किसको देंगे भी, ठीक है। फीस ऑफ आरपी एंड एनी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम शैल बी डिटरमाइंड इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड। बट एक यहाँ पे पॉइंट है कि सीओसी चाहे ना तो पीपीआई आरपी में उसकी लिमिट एंड कंडीशन बांध सकते हो उसकी फीस और एक्सपेंस में, नहीं तो भैया आप तो ज्यादा ही कुछ भी खर्च कर दोगे। पीपीआई आरपी वैसे ही हम छोटी कंपनीज है, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो थोड़ा हम पे रहम करो, ज्यादा एक्सपेंस मत करो, ज्यादा फीस मत लो, तो वैसे, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो मैंने आपको बताया था वो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। द सीडी शैल विद इन 2 days ऑफ आईसीडी सबमिट टू आरपी। जैसे ही आपका कमेंसमेंट होता है तो कॉर्पोरेट डेटा दैट इज द कंपनी, उसको 2 दिन के अंदर अंदर देना है आरपी को। क्या क्या देना है, द लिस्ट ऑफ क्लेम्स जो मैंने बोला था ऊपर, कौन देगा पहले, लिस्ट ऑफ क्लेम पहले कौन देगा, कंपनी देगी, किसको, आरपी को। आरपी फिर चेक करेगा उसको, उसके बाद क्या करेगा, क्रेडिटर्स को भेजेगा कि भैया ये आपकी लिस्ट आई है, इसमें क्या करना है। वहां से अगर कुछ काउंटर क्लेम आता है तो क्या करेगा, मेंटेन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम। हर चीज कनेक्टेड है, आपसे दिमाग लगाओ ना, बहुत अच्छे से पेपर कर सकते हो, हर चीज कनेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद अब पीआईएम दैट इज अ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग अ रिजोल्यूशन प्लान। रिजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है वो सब उसमें आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। वेयर एनी पर्सन हैज सस्टेन्ड एनी लॉस डैमेज और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ओमिशन ऑफ एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन बाय सीडी। अगर पीआईएम में कोई आप मटेरियल इंफॉर्मेशन रहना देना भूल गए या कुछ ओमिट हो गया तो वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन कौन रहेगा, एवरी पर्सन हु इज अ प्रमोटर डायरेक्टर पार्टनर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लेम और पीआईएम। जो वहां पे क्या था, प्रमोटर डायरेक्टर पार्टनर, क्या था, प्रमोटर डायरेक्टर पार्टनर। और ऐसा कोई पर्सन जो पीआईएम में सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लेम्स के लिए ऑथोराइज किया गया था बाय बोर्ड, तो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। बट कोई भी ऐसा पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिसके बिना नॉलेज या कंसेंट के, जिसको नॉलेज नहीं था या फिर जिसका कंसेंट नहीं था, और फिर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो लायबल नहीं रहेगा। सीधी बात है ना यार, उसकी गलती नहीं, उसको क्यों फंसा रहे बेचारे को। सब्जेक्ट टू सेक्शन 50, सच पर्सन हु सस्टेन एनी लॉस शैल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू मूव कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन फॉर सीकिंग कंपेंसेशन। अभी अगर ये लोग नहीं दे रहे कंपेंसेशन तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में भी जा सकते हो, आपके पास राइट है, ठीक है, सिंपल है। चलो उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ सीडी। अब मैंने आपको क्या बोला, देखो मैंने यहाँ क्या बोला था, सिर्फ मॉनिटर करेगा, क्यों, द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द सीडी शैल कंटिन्यू टू बी वेस्ट इन द बीओडी। मतलब यहाँ पे जैसे हमने वहां पढ़ा था ना कि जैसे ही इंसॉल्वेंसी चालू हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाहर, सब कंट्रोल आरपी के पास, यहाँ ऐसा नहीं। क्यों, यहाँ हमें कंपनी को बचाना है, भी आरपी आएगा तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, ऐसे करेगा। यहाँ पे कौन रहेगा, बीओडी या पार्टनर्स के पास ही क्या रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। अभी भी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कौन करेंगे, बीओडी या पार्टनर्स। आरपी क्या करेगा, सिर्फ मॉनिटर करेगा, ठीक है, समझ गए, समझे क्या, समझ में आया क्या, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। द बीओडी पार्टनर शेल प्रोटेक्ट प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मैनेजिंग इट्स ऑपरेशन। हाँ भैया, बट जब तुमको बोल रहे हैं कि कंटिन्यू करो, इसका ये मतलब नहीं तुम अपने घर भर देना, ठीक है, ऐसे अच्छे से करना ताकि कंपनी की प्रॉपर्टी प्रिजर्व रहे। द प्रमोटर्स मेंबर्स एंड पर्सनल एंड पार्टनर्स एज द केस में बी शेल एक्सरसाइज डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टैट्यूटरी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू सीडी। जैसे सीडी में जैसे पहले वो काम करते थे वैसे ही उसी तरीके से सब अब काम करें। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, द बॉस, ठीक है। द आरपी विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर, कब से जब आईसीडी बनता है, आईसीडी होता है द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, उसके 7 दिन के अंदर क्या बनानी है, सीओसी बनानी है बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ क्लेम्स। जो हम पता है 2 दिन के अंदर अंदर लिस्ट ऑफ क्लेम्स देते हैं, देखो यहाँ पे देखो अब कैसे होता है, 2 दिन इधर
इधर ध्यान दो, 2 दिन के अंदर अंदर आप लिस्ट ऑफ क्लेम्स दोगे, कौन देगा? सीडी देगा, किसको देगा? आरपी को देगा। आरपी को उसके 5 दिन के अंदर अंदर, सीधी सी बात में अगर बोलो 7 दिन में अगर बनाना है आईसीडी से, तो आईसीडी से 2 दिन यहाँ हो गए, फिर 7 दिन में यहाँ, तो 5 दिन के अंदर अंदर यहाँ क्या बनाना है उसको? सीओसी फॉर्म करनी है बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ क्लेम्स, जो 54F में हमने देखा था, कौन देगा? सीडी देगा। सब कनेक्टेड है यार, तुम लोग सोच तो, बहुत इजी है, सब कनेक्टेड है भाई, कुछ भी नहीं है यार, तुमको फाड़ दोगे सब। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द कंपोजिशन ऑफ सीओसी शैल बी अल्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड। अब मैंने तुमको बोला कि सामने वाला जब अगर काउंटर क्लेम देगा, तो उस हिसाब से फिर तुमको अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम मेंटेन करना है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? सीओसी को भी अल्टर करना पड़ेगा। द फर्स्ट मीटिंग कितने होनी चाहिए? फिर जब ये 7 दिन के अंदर बन गए, इसके 7 दिन के बाद क्या करनी है आपको? एटलीस्ट पहली मीटिंग कंडक्ट करवा देनी है इसके 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 एक्सेप्ट सबसेक्शन 1 thereof shall mutatnis pronanis apply to COC। बस जो एक सबसेक्शन है उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें इस पे अप्लाई हो जाएगी। वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सीडी विद आरपी। हाँ, बट अब देखो हमने क्या बोला, मैनेजमेंट किसके पास जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स के पास जाएगा। बट अब सीओसी को ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, ये लोग अच्छे से नहीं कर रहे, तो एनी टाइम विथ एटलीस्ट कितने परसेंट होगा सीओसी में? 66%। 66% का अगर आपको मिल जाता है ना, तो आप मैनेजमेंट को भगा दो और किसको दे दो? आरपी को दे दो। फिर इसको क्या करेगा? आरपी किसके पास अप्लाई करेगा? उन्होंने किसके पास जाएगा? ए के पास, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब या स्पेसिफाइड। ठीक है, ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन इफ ए इज ऑफ द ओपिनियन दैट ड्यूरिंग द पीआरपी द अफेयर्स ऑफ द सीडी हैव बीन कंडक्टेड इन फ्रॉडलेंट मैनर। उनको लगा कि भैया मैनेजमेंट जो था इनका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स, उन्होंने अच्छे से नहीं किया है, और देयर हैज बीन अ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट। भैया ग्रॉस मिसमैनेजमेंट हुआ, तुमने अच्छे से काम नहीं किया है, मुझे जमा नहीं तुम्हारा काम, तो फिर किसको? हमारे आरपी भैया जो है वो बन जाएंगे कंपनी के कर्ता नहीं। ठीक है, अब ये है चीज है, सिंपल है, कुछ कोई एग्जाम में रिलेवेंट नहीं है, सिर्फ मेरे को इंक्लूड करना था, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान 54K। ठीक है, द सीडी शैल सबमिट द बीआरपी, दैट इज योर बेस टू आरपी विद इन 2 days ऑफ आईसीडी। मैंने बताया था क्या क्या देगा? लिस्ट ऑफ क्लेम्स देगा, ठीक है, और क्या देगा उसको 2 दिन के अंदर अंदर? बीआरपी भी। ठीक है, बेस एंड आरपी शेल प्रेजेंट इनटू सीओसी। आरपी किसको देगा? सीओसी, मतलब आरपी बीच में एक लिंक है, किसके बीच में? सीडी और सीओसी के बीच में, और सीओसी और डबल ए के बीच में। ठीक है, द सीओसी में प्रोवाइड सीडी एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द बीआरपी। भैया तुमको मौका दे रहा हूं अप्रूवल के पहले, या फिर जो हम बाहर से बुलाएंगे द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, उनके आने के पहले तुमको बदलना है कुछ, तो भैया बदल दो, उसके बाद मत बोलना। ठीक है, द रेजोल्यूशन प्लान एंड बीआरपी सबमिटेड अंडर दिस सेक्शन शैल कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, जो हमने पढ़ा था 30 में। आप याद है आपको रिजोल्यूशन प्लान में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो सब कैसे अप्लाई होंगे, वो दैट इज एज सेम एज। ठीक है, द सीओसी में अप्रूव बीआरपी फॉर सबमिशन टू ए इफ डज नॉट इम्पेयर एनी क्लेम्स ओ टू ओसी। अब भैया सीओसी में आपके कौन होते हैं? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, बट ओसी भी तो बेचारे हैं ना, जिन्होंने पैसा दिया है आपको, तो फिर तो उसमें अगर कहीं पे भी इम्पेयर कर रहे हो, उनके क्लेम्स को कम कर रहे हो, हटा रहे हो, घटा रहे हो, जो भी कर रहे हो, वैसा होगा तो हम आपका अप्रूव नहीं करेंगे। तो वैसा नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे। बट अगर द सीओसी डज नॉट अप्रूव द बीआरपी अंडर सबसेक्शन 1, या फिर द बीआरपी इम्पेयर्स एनी क्लेम, या तो सीओसी अप्रूव नहीं कर रहे, या सीओसी अप्रूव कर भी रहा है, पर उसमें जो बीआरपी है उसमें आपके ओसी के क्लेम्स को इम्पेयर किया जा रहा है, तो वहां पे फिर आरपी बोलेगा यार तुझसे कुछ नहीं होना है, मैं बाहर से लोग बुलाता हूँ। जैसे बोलते हैं ना, तुम कोई काम के नहीं हो, मैं बाहर से बुलाता हूँ। तो शेल इनवाइट द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान टू compete विद बीआरपी। अब भैया आपस में कंपटीशन कराएंगे, एक यहाँ से बीआरपी आएगा, वहां से हमारे प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स अपना प्लान लाएंगे, और दोनों का कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, इन द सच मैनर एज में बी स्पेसिफाइड द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स सबमिटिंग रेजोल्यूशन प्लान pursuant to the invitation shall fulfill such criteria as laid down by RP with approval of COC having regard to the complexity and scale of business। भैया जिस तरीके का बिजनेस है, जैसी कॉम्प्लेक्सिटीज है, उस हिसाब से ही आप बुलाओगे ना लोगों को, जिसको जानकारी नहीं है उसको थोड़ी बुलाओगे। तो इनवाइट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं। तो भैया ऐसे लोगों का ही क्राइटेरिया, जो बिजनेस का क्राइटेरिया है, वो एटलीस्ट फुलफिल करना। द आरपी शेल प्रोवाइड टू आर ए, क्या क्या देगा? द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 9 अप्रूव्ड बाय द सीओसी। किस बेस पे रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव किया जाएगा, वो उनको बेसिस बनाना पड़ेगा। और द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रेफर्ड इन सेक्शन 29,
जो सेक्शन 29 में हमने देखा था ना क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको देनी पड़ेगी उनको। आप एक बार देखो, ये सब आपका रिवीजन आप समझ लो, पीपीआईआरपी आपका सीआईआरपी को रिवाइज करते हुए चल रहा है, ठीक है। अब द आरपी शेल प्रेजेंट टू सीओसी फॉर इट्स इवैल्यूएशन द रिजोल्यूशन प्लान व्हिच कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 में थी कि क्या क्या होना चाहिए उसमें, वैसा अगर यहाँ पे सब फुलफिल हो रहा है, तब जाके जो आरपी है हमारा, दैट इज द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो प्लान्स को लेके जाएगा किसके पास, किसके पास लेके जाएगा, सीओसी के पास लेके जाएगा ना यार, अप्रूवल के लिए पहले। द सीओसी शैल इवैल्यूएट द रिजोल्यूशन प्लान प्रेजेंटेड एंड सिलेक्ट अ प्लान। भैया वो ऐसे गुच्छों में से जो उनको पसंद आएगा वही प्लान सिलेक्ट करेंगे। वेयर ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया laid down by it, the COC decided the resolution plan selected under section under subsection 9 is significantly better than the BRP। अब भैया जो उन्होंने सिलेक्ट किया है वो उनको लगता है बीआरपी से तो बहुत अच्छा है। Then such resolution plan may be selected for approval under subsection 12 provided that criteria laid down by COC shall be subject to the conditions। अब देखो, अगर उनको बीआरपी से ज्यादा अच्छा लगता है तो अपन यहाँ पे देखेंगे 12 में कि वो आप भेजोगे किसके पास, ए के पास, ठीक है। Where the resolution plan selected under subsection is not considered for approval and does not fulfill the requirement, it shall compete with BRP specimen and one of them shall be selected for approval। अगर पहले ही एक पसंद आ गया कि आपको लगा ये तो बीआरपी से बहुत अच्छा है, तो सीधा उसको क्या कर दो, ए के पास भेज दो। उतना पसंद नहीं आया तो उसको क्या करो, कंपीट करो किसके साथ, बीआरपी के साथ, फिर सिलेक्ट करो और कहाँ भेजो, ए के पास भेजो, सिंपल है। इन केस वेयर द रेजोल्यूशन प्लान सिलेक्टेड फॉर अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 11 इज नॉट अप्रूव्ड बाय सीओसी, सीओसी नहीं अप्रूव नहीं किया, आरपी शेल फाइल फॉर टर्मिनेशन ऑफ पीपीआई। क्या करेगा भैया, सीओसी को दोनों प्लान पसंद नहीं आ रहे, जो बाहर से आ रहे वो भी पसंद नहीं आ रहा, हमारा बीआरपी पसंद नहीं आ रहा, क्या करो, टर्मिनेट कर दो पीपीआरपी को, खत्म करो, टेंशन मत लो, ठीक है। द अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान अंडर सबसेक्शन 4 और 12 बाय सीओसी शैल बी एट लीस्ट बाय 66%। सीओसी का कोई भी काम मेजरली किसमें होता है, 66% ऑफ दी वोटिंग शेयर आफ्टर कंसीडरिंग इज फीजिबिलिटी वायबिलिटी, फीजिबल है क्या प्लान, वायबल है क्या प्लान, सब चेक करके आप फिर करोगे। व्हाइल कंसीडरिंग द फीजिबिलिटी द रिजल्ट, देखो ये सब सिंपल सी बात है, हाँ बट एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कहीं पे भी आप जो भी क्लेम्स है उनका इम्पेयरमेंट कर रहे हो भैया, क्लेम्स को कम कर रहे हो, तो सीधी बात है ना, अगर आपकी लाइबिलिटीज में से, जैसे फॉर एग्जांपल आप मतलब उनसे उन चीजों को कम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका उसका इफेक्ट भी तो आना चाहिए ना आप में। तो आपकी शेयर होल्डिंग क्या होनी चाहिए, डाइल्यूट या वोटिंग राइट आपका कम होना चाहिए। सीधी बात में आप उनको वोटिंग राइट देते हो तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनको इम्पेयर कर रहे हो उनके क्लेम्स को, तो आपका वोटिंग राइट भी क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच रिजोल्यूशन प्लान डज नॉट प्रोवाइड फॉर सच डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन ही नहीं है तो COC shall for prior to approval of such plan record reason for its approval। अगर फिर भी अप्रूव कर देते हो तो भी आपको रीजन बताना पड़ेगा कि उस प्लान में ऐसा क्या था कि वहां पे तुम्हारा इम्पेयरमेंट भी हो गया, तुमने उनकी शेयर होल्डिंग भी डाइल्यूट नहीं की, तो भैया ऐसा क्या तुमको अच्छा लग गया प्लान में, वो चीजें सब बतानी है। इट हैज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट CD being a resolution applicant may submit BRP either individually or jointly with other person। BRP CD खुद भी फाइल कर सकता है या किसी और के साथ जॉइंटली भी फाइल कर सकता है, इट इज कंप्लीटली अलाउड, ठीक है। For the purpose of subsection 4 and subsection 14, claims that shall be considered to be impaired where the RP does not provide for the full payment of confirmed claims as per the update list, claims maintained by RP। जो भी आप कम करोगे वो आपकी अपडेटेड क्लेम्स की लिस्ट में से ही रहेगा, ठीक है, समझ गए। अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान बाय ए, भैया जो मेन अन्नदाता है हमारे, भगवान है हमारे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो कैसे करेंगे। इफ अब यहाँ पे गुड चीज है, बदलाव जीवन में। If AA is satisfied that the resolution plan is approved by COC meet the requirement under section 30 subsection 2, it shall within 30 days, कितने दिन में करेगा यहाँ पे, बस एक यहाँ पे चीज अलग है, कितने दिन में करेगा, एक सेकंड, कितने दिन में करेगा, 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है आपको, अप्रूवल देना है, ठीक है। द अप्रूवल शैल हैव द इफेक्ट व्हिच शैल मुटेटिस मुटेंडिस, भैया जैसे 31 में हमने पढ़ा था कि अप्रूवल से क्या क्या होगा, बस वही चीजें सब यहाँ पे आपकी अप्लाई हो जाएगी। वेयर ए सेटिस्फाइड दैट द प्लान डज नॉट कंफर्म टू रिक्वायरमेंट्स अंडर सबसेक्शन 1 इट में विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट रिजेक्ट द प्लान। अगर भैया सब अगर सही है तो अप्रूव करेंगे, कुछ भी अगर नहीं सही है तो क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट। Notwithstanding anything to the contrary contained in this section,
where A has not passed the order and the resolution plan approved by COC does not result in the change or in the management or control. भैया जो आपने सीओसी ने जो प्लान अप्रूव किया उसमें मैनेजमेंट का चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जो पहले जो कर्म कांड इन लोगों ने किए वही लोग वापस रहेंगे, तो क्या ही बदलाव हो रहा है, क्या ही बदलाव है फिर। तो फिर वहां पे क्या होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर दो प्लान, उसके बाद पीपीआर को भी टर्मिनेट कर दो, और क्या, पार्सल लिक्विडेशन, क्या कर दो, लिक्विडेट कर दो। तुम चेंज ही नहीं करना चाह रहे, क्या होगा, तुमको लिक्विडेट कर दो। डिक्लेयरिंग दैट पीपीआर बिकॉज शेल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट। अब लिक्विड हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, तो पीपीआर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, लिक्विडेशन कॉस्ट हो जाएगी। अगर आपको एप्लीकेशन अपील करनी है तो जो हमने पढ़ा था ऊपर पहले पढ़ा हुआ है, सेक्शन 61 सबसेक्शन 3, जो पहले सीआरपी के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं वैसे ही पीपीआरपी के केस में अपील कर सकते हैं। टर्मिनेशन, अब टर्मिनेशन को कैसे होगा, वेयर द आरपी फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ पीपीआरपी, जो हमने देखा था 54K12 में कि भैया दोनों दोनों प्लान ही उसको पसंद नहीं आ रहे, तो क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। सीओसी को दोनों प्लान पसंद नहीं आ रहे, बाहर का भी घर का भी, खत्म कर दो। या फिर अंडर सेक्शन 54D, भैया कोई समय में ही नहीं हो पाया, जो आपको 90 डेज का मिला था समय, उसमें ही आप नहीं कर पाए, तो क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट कर दो, किस में चले जाओ। फिर ए शैल विद इन 30 डेज ऑफ सच एप्लीकेशन, पहले क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड फॉर अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन, कुछ अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन आपने किए थे जिसमें आपके खिलाफ केस हो गया है, तो वो केस की प्रोसीडिंग कैसे कंटिन्यू होगी वो ए भी बता देगी, ठीक है। Where RP at the time of before approval intimates the of decision of at least 66%, भैया अप्रूवल के पहले ही सीओसी बोलता है पीपीआरपी टर्मिनेट करो, हमको सीआरपी में जाना है या लिक्विडेशन करना है, वट एवर द केस में भी, तो वहां पे ए को एटलीस्ट 66% ऑफ सीओसी का अप्रूवल देना पड़ेगा कि भैया सीओसी बोल रहे हैं कि खत्म करो, तब ए खत्म कर देगा। अगर ए पास एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 है हमारा टर्मिनेशन के लिए, तो कौन बियर करेगा, सीडी बियर करेगा, शेल बियर द पीपीआरपी कॉस्ट इफ, कौन बियर करेगा, द कॉर्पोरेट, ठीक है। Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where AA has passed an order under section 54J subsection 2, the PPR is required to be terminated. AA shall pass an order, क्या देगा, लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगा एंड डिक्लेयर दैट पीपीआरपी कॉस्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, जो हमने पढ़ा था। अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर रहा है तो किस में जाएगा, वो लिक्विडेशन की कॉस्ट में जाएगा, ठीक है। अब ये इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी सेक्शन 54, ओ वहां पे पीपीआरपी थी, यहाँ पे एक्चुअली में सीसीआईआरपी है। द सीओसी एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टॉलमेंसी कमेंसमेंट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के पहले या फिर आईसीडी के बाद और रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के पहले, बाय वोट ऑफ एटलीस्ट 60% में रिजॉल्व टू इनिशिएट अ सीआईआरपी in respect of CD if such CD is eligible under chapter 2, जो हमने चैप्टर 2 में देखा था एलिजिबिलिटी किसके अंडर सीआईआरपी आप कर सकते हैं, वो सब चीजें अगर हो रही है तो वहां पे फिर आप सीआईआरपी के लिए चले जाएंगे। वेयर द आरपी इंटीमेट्स द ए ऑफ सच डिसीजन ऑफ सीओसी विद इन 30 डेज, कितने दिन में बताना है फिर आरपी को, विद इन 30 डेज के अंदर आपको बताना है। क्या होगा, पहले टर्मिनेट दी पीपीआईआरपी और क्या करेंगे, इनिशिएट सीआईआरपी। उसके बाद जो आरपी है, अब देखो उसका बेचारे का डिमोशन हो जाएगा, पहले क्या था बेचारा, आरपी था, यहां से क्या हो जाएगा, ये याद, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ रिटर्न कंसेंट, उसके लिए भी उसको क्या देना पड़ेगा, रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लेयर द पीपीआरपी कॉस्ट इफ एनी शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ सीआरपी, फिर वो किस में इंक्लूड हो जाएगी, सीआरपी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। अगर आरपी अगर रिटर्न कंसेंट नहीं दे पाता है तो ए क्या करेगा, फिर बोर्ड को बोलेगा, ए बोर्ड मेरे को नाम दे, वो 10 दिन के अंदर नाम देगा वापस से, फिर आपका आईआरपी अपॉइंट होगा, ठीक है। फिर where A passes an order under subsection 2, such order shall be deemed to the admission of application under subsection 7, sorry under section 7, मतलब जो भी यहाँ पे ऑर्डर पास होता है उसको हम क्या मानते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर ने आपका अप्लाई किया है सीआरपी के लिए, तो वैसे आपका सीआरपी चालू हो जाएगा फ्रॉम सच डेट ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का उस दिन से आपका सीआरपी चालू हो जाएगा। प्रोसीडिंग जो थी, जो हमने देखा था अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन की, वो अभी भी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और जो 43, 46, 50 में जो हम देखते हैं कमेंसमेंट डेट हम देखते हैं, तो जो कमेंसमेंट डेट कौन सी पकड़ेंगे, आपकी आईसीडी ऑफ पीआईआरपी पीपीआईआरपी, मतलब जिस दिन आपका पीपीआईआरपी चालू हुआ था, भले ही सीआईआरपी अभी इनिशिएट हुआ हो, बट जिस दिन पीपीआईआरपी हुआ था, जैसे आप प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन और आपके जो फॉर एग्जांपल जो डिफॉल्टिंग क्रेडिटर्स वाले ट्रांजेक्शन या जो भी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन थे, उसके लिए जो हम देखते हैं कमेंसमेंट डेट, वो कब से देखेंगे, जो पीपीआईआरपी की आईसीडी थी तब से हम देखेंगे, ठीक है।
और रेलेवेंट टाइम फॉर उसके लिए भी हम क्या देखेंगे, जो पीपीआरपी का ड्यूरेशन था वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पीपीआरपी खत्म। बहुत ही सिंपल, सुंदर, निराले तरीके से हमने किया है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब फास्ट ट्रैक सीआर। पहले पानी का एक बहुत सिंपल फास्ट ट्रैक सीआर मतलब एकदम तुरंत में भैया हमको या तो कंपनी बचाओ या खत्म करो। किसके किसके लिए हो सकता है, स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। इसमें अमेंडमेंट आया था, अभी याद है, सब लोग पागल हो गए थे। 220 से क्या हो गया है 440, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो किसमें आपका जाएगा, 440 की कंडीशन है, 440, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल कंपनी। उसके बाद स्टार्टअप एज डिफाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, जो भी मिनिस्ट्री कंसर्न मिनिस्ट्री वो बताएगी। और अनलिस्टेड कंपनी विद टोटल असेट नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़, जिसके टोटल असेट 1 करोड़ से कम है, ये 3 कंपनीज ही किसमें जा सकती है, फास्ट ट्रैक सीआरपी में जा सकती है। टाइम कंप्लीशन उसका जस्ट आधा, आपका सीआरपी में कितना था 180 दिन, फास्ट ट्रैक में कितना हो जाएगा 90। एक्सटेंशन वहां कितना था 90, यहाँ कितना हो जाएगा 45। बस एक कंडीशन है, एक्सटेंशन के लिए कितना चाहिए, एटलीस्ट 75% किसका, सीओसी इन वैल्यू, कितना 75% ऑफ सीओसी इन वैल्यू। ठीक है, इनिशिएट कैसा होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर फास्ट ट्रैक सीआरपी में बी फाइल बाय क्रेडिटर्स, कौन फाइल कर सकता है, या तो क्रेडिटर या सीडी फाइल कर सकता है। ठीक है, पर वहां क्या देखना पड़ेगा कि सीडी एलिजिबल है क्या, सीआई फास्ट ट्रैक सीआरपी के लिए, जो 3 कंपनीज है उनमें से होगा तो ये आप फास्ट ट्रैक सीआरपी कर सकते हो। फिर जो सीआरपी की बाकी सारी कंडीशन है वो एज इट इज किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, फास्ट ट्रैक सीआरपी। एक लास्ट टॉपिक आपके लिए बस, द वॉलेंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। यह जो कॉर्पोरेट पर्सन है वो खुद ही तबाह होना चाहता है, खुद ही लिक्विडेट होना चाहता है, तो कैसे होगा। अ कॉर्पोरेट पर्सन हु इंटेंड्स टू लिक्विडेट इटसेल्फ वॉलेंटरीली एंड हैज नॉट कमिटेड एंड डिफॉल्ट, भैया होना चाहिए ना, तुम डिफॉल्ट करके अगर लिक्विडेट हो जाओगे तो क्या मतलब है, फिर तो फायदा ले रहे हो। तो कोई डिफॉल्ट नहीं होगा तो ही आप क्या कर सकते हो, वॉलेंटरी लिक्विडेशन कर सकते हो। द वॉलेंटरी लिक्विडेशन ऑफ सीपी shall meet such condition and procedure requirements as specified by board। जैसे बोर्ड बोलेगा वो रिक्वायरमेंट आप पूरी करोगे। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखो, यहाँ पे भी है क्या, डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स of company verified by an affidavit stating that they have made full inquiry into affairs and they are of the opinion that company has no debt or that it will be able to pay for the debt from the proceed of asset। या तो डेट है ही नहीं, या डेट उतनी है जो आपकी असेट से कम है। ठीक है, डेट आपकी असेट से कम है तो ही इसी केस में आप अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, द कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। भैया किसी को डिफ्रॉड करने के लिए आप लिक्विडेट नहीं हो रहे, हमने पहले ही देखा था, क्या तो डेट नहीं होनी चाहिए, है तो असेट से कम होनी चाहिए। उसके बाद द डिक्लेरेशन अंडर द सब क्लॉज ए शैल बी अकम्पनीड, ये डिक्लेरेशन जो आप देंगे इसके साथ और आपको क्या देना है, द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन फॉर द लास्ट 2 years फॉर द पीरियड ऑफ सिंस इनकॉर्पोरेशन विच इज लेटर। या तो पिछले 2 साल या आपके इनकॉर्पोरेशन को उससे कम टाइम हुआ है तो उतने पीरियड का आपको देना पड़ेगा। और रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट देने की आपको जरूरत है, जो वैल्यूएशन ऑफ असेट का आपका रिपोर्ट रहेगा वो देना। ठीक है, और ये डिक्लेरेशन के 4 हफ्ते बाद क्या करना है आपको, 4 हफ्ते के अंदर एक एसआर पास कराना है जनरल मीटिंग में कि भैया हम वॉलेंटरी लिक्विडेशन में जा रहे हैं। और the resolution and GM requiring company to liquidate voluntary as a result of expiry of periods of its duration fixed of AOA or occurrence of asset with respect to which the AOA provides that shall be dissolved in the case may be and appointing an IP to act as the resolution official। लिक्विडेटर, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है लिक्विडेटर, मतलब कि या तो आपका लिक्विडेटरी, मतलब आप ऐसा बोला गया था कि ये काम अब हमारा हो गया है तो अब हम लिक्विडेशन में जा रहे हैं, या कुछ ऐसा हो गया, एक्ट हो गया जिससे आप लिक्विडेशन में जा रहे हैं और एक आईपी को आप लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहे हैं, वो भी आप वहां पे बता देंगे किसमें, रेजोल्यूशन में बता देंगे। प्रोवाइडेड है where a company owes any debt to the person, such creditor at least 2/3 in value of the debt shall approve the resolution and pass under such within 7 days of such resolution। आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपके पास डेट है तो क्रेडिटर्स का जो एटलीस्ट 2/3 इन वैल्यू है, 2/3 इन वैल्यू है
उनका आपको रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा विद इन 7 days ऑफ सच स्पेशल रिजोल्यूशन। द कंपनी शैल नोटिफाई द आरओसी एंड बोर्ड अबाउट द रिजोल्यूशन टू लिक्विडेट विद इन 7 days ऑफ सच रिजोल्यूशन। आपको इनके पास 7 दिन के बाद उनके पास जाना है, और 7 दिन के बाद आपको किसके पास जाना है, आरओसी के पास जाना है, और बोर्ड को बताना है कि भैया हम वॉलेंटरी लिक्विडेशन में जा रहे हैं। Subject to the approval of creditors, the voluntary liquidation proceeding in respect of company shall be deemed to have commenced from the date of passing of resolution by company। अप्रूवल को ध्यान में रखते हुए अगर अप्रूवल मिल जाता है तो कब से हम मानेंगे कि लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चालू हो गई है, जिस दिन से आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35 to 53 ऑफ चैप्टर 3 एंड चैप्टर 7 शैल अप्लाई विद नेसेसरी मॉडिफिकेशन। जो हमारे लिक्विडेशन के हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, बट कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वॉलेंटरीली सॉरी ये वॉलेंटरी लिक्विडेशन है, ठीक है। Where the affairs of the corporate person have completely wound up and its assets completely liquidated, the liquidator shall make an application to A for dissolution। लिक्विडेटर फिर किसको एप्लीकेशन देगा? हमारे अन्नदाता ए को, किसके लिए? ये कंपनी को डिसोल्यूशन। क्यों? सीधी बात है, लिक्विडेशन के बाद डिसोल्यूशन आता है, ठीक है। द ए ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन पास इन ऑर्डर दैट द कंपनी शैल डिसॉल्व फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर द कॉर्पोरेट शैल बी डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो जाएगा। अ कॉपी ऑफ ऑर्डर, अब जहां जहां पे आपका सीपी रजिस्टर्ड था, जैसे अगर आरओसी के पास, सेबी के पास अगर लिस्टेड कंपनी है, तो जो भी ऊपर लिस्टेड कंपनी तो नहीं कर सकती, तो ठीक है, जो भी था वो आपको 14 डेज के अंदर उनको भेजना है। सिंपल, इतने इजी तरीके से आपका आईबीसी खत्म करना है। बहुत सिंपल तरीके से है, बस ये नोट्स आप देख लो, रिवीजन देख लो, आपको एग्जाम में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग आईबीसी। तो आई होप बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। प्लीज शेयर विद अदर्स बिकॉज इट हेल्प्स अस, और इससे स्टूडेंट्स की भी हेल्प होगी, विच आई वुड बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सो या, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम, राम राम सारे। और बिल्कुल अपना ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये लास्ट के जो आपके दिन बचे हैं ना, ये आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं आपके रिजल्ट को। तो जितना हो सके अपना 100% देने का ट्राई कीजिए, और जितना हो सके अपने इफेक्टिव स्टडी आवर्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज डू वॉच इट, सब्सक्राइब टू फिनपड, सी यू नेक्स्ट टाइम।